कि क्या बांग्लादेश बहुत ही बुरी टीम थी या हमने बहुत अच्छा खेला या पिच में कोई मसला था, ये अचानक से क्या हो गया हमारे प्लेयर्स को। और ये कोई डील हुई है, कोई क्लोज डोर, बंद दरवाजों के पीछे कोई मामलात हैं, कोई साइफर का केस है या ये क्या मामलात हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ आज एज यूजुअल थर्ड एपिसोड में भी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं। इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस इनामात जो है वो दिए जाएंगे। सब्सक्राइब जो करेगा और जो कमेंट करेगा उसमें से हम कुरानदाजी के जरिए सेलेक्ट करेंगे विनर। बेशबहा कीमती इनामात और तोहफे। कासिम अली द क्रिकेट एक्सपर्ट एंड केजी द प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम। पहला सवाल मेरा कासिम आपसे है यार, कि बताओ ये आज क्या हुआ है। लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कैसे परफॉर्म कर दिया। फ़खर जमान ने ये रन 81 रन कैसे बना लिए, और क्या बांग्लादेश की वाकई में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी या हमने वाकई में अच्छा खेला आज, या ये इसमें पिच की कोई इन्वॉल्वमेंट थी कि पिच ऐसी बनी हुई थी जिस पे आज हमारी टीम परफॉर्म कर गई। शाहीन ने भी विकेट्स ले ली, हारिस ने भी ले ली और वसीम जूनियर ने भी ले ली। तो ये क्या हुआ कासिम, आप पहले बताएं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जावेद साहब, आज आपने दोबारा हमें ये मौका फराहम किया है कि आपकी वर्ल्ड कप की पॉडकास्ट के अंदर दोबारा शामिल हों और अपनी राय का इजहार कर सकें। अच्छा, जहाँ तक कि आज के मैच की बात है, मैं तो पहले दिन से, आप लोग जानते हैं कि मेरा स्टांस हमेशा से पॉजिटिविटी रहा है। जितने भी इस वक्त है या आने वाले मैचेस हैं, मैं तो उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव निकाल के दे रहा हूँ, क्योंकि एज फार एज वर्ल्ड कप इज कंसिडर्ड या डिफरेंट, तो जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात की जाए तो रादर देन द परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान हैज गिवन इन द पास्ट 4 मैचेस या 6 मैचेस की बात की जाए, जो हम 4 लगातार हारे भी, आप ये देखें उसमें से पॉजिटिव्स क्या है। आज के मैच की आपने बात की कि क्या ऐसा क्या चीज़ रही कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान ने बहुत अच्छी एक जीत हासिल की। तो जहाँ पे क्रेडिट ड्यू होता है वहाँ पे मेरे ख्याल है देना चाहिए आज पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन। हालांकि बांग्लादेश ने शायद पिच को रीड किया था, तभी उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली, और उनका ख्याल ये था शायद वो कि यहाँ पे वो लंबा स्कोर करेंगे, और जैसे ही ड्यू फैक्टर प्ले करता है या रात के अंदर पिच थोड़ा स्किड करना शुरू होती है, तो वहाँ पे वो अपने स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान को फंसा लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए कि आज कैप्टनसी में भी बाबर आजम ने जो चेंजेस किए, एक्यूरेट मोमेंट के ऊपर जो उसने अपने बॉलर चेंजिंग की है, फील्ड प्लेसमेंट अगर आप देखें आज के मैच के अंदर तो बहुत अच्छी थी। जहां जहां उसे अपना, जैसे ही उसने देखा कि दो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो उसने स्टार्ट से ही पहला, जैसे तंजीद उनका लेफ्ट हैंड था और लिटन दास ने ओपनिंग की थी, तो वहां पर वो अपना पहला ही दूसरा ओवर कराने के लिए इफ्तिखार अहमद से उसने स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से अगर आप बॉलिंग चेंजेस की आप बात की है तो बहुत अच्छी रही। तो सबसे पहले तो क्रेडिट देना चाहिए कि आज पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत अच्छा काम कर गई। और ये पिच मेरे ख्याल से ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे देखें, पहले बात तो हमें ये मानना पड़ेगा ना कि जो भी 10 की 10 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं वो यकीनन कुछ ना कुछ तो अपने को पास्ट के अंदर करके आई हैं, तभी वो इतने बड़े स्टेज के ऊपर खेल रही हैं। हम किसी भी टीम को छोटा नहीं ले सकते, ना उसे हम लूज ले सकते हैं या हल्का ले सकते हैं। तो बांग्लादेश को अगर आप देखें तो एशियन पिचेस के ऊपर बांग्लादेश हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, उसके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। जहाँ तक मिराज की बात की जाए, मेहदी हसन मिराज और शाकिब अजहर हसन की मेजरली, तो ये दोनों बड़े मुस्तनद आपके पास ऑफ स्पिन की सूरत, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन एंड राइट आर्म ऑफ स्पिन की कॉम्बिनेशन आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान की बॉलिंग को कि उन्होंने अच्छे रन्स के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि 200 सवा 200 के अंदर अंदर अगर बुक करते हैं तो हमारे पास चांस होगा कि हम अपने रन के लिए थोड़ा बेहतर खेल सकते हैं। अगर यही 250 280 या 300 रन होते, पाकिस्तान जीत शायद उस वक्त भी जाता। लेकिन वो जो रन रेट का एक फैक्टर आज हमें मिल सकता था, जिसकी हमने भरपूर कोशिश की है और कुछ ना कुछ हद तक पाकिस्तान ने शायद वो
अपना अचीव भी किया है तो वो शायद ना मिल पाता। तो यहाँ पर क्रेडिट है पाकिस्तानी बॉलिंग का। फिर दूसरा, बांग्लादेश ने मेरे ख्याल है बुरा नहीं खेला, पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी लाइन पे की। अगर आप वसीम की बॉलिंग देखें तो जहाँ पर आपको रिवर्स मिलना शुरू हुआ वसीम ने बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया। और वहां पे आपको जो मिडिल ओवर्स या आखिर के ओवर्स के अंदर आपको आफ्टर सिक्स जो 6 आउट हो जाते हैं, 7 8 9 जो आखिरी चलते हैं, उसके अंदर जो विकेट चाहिए होती हैं वहां पे उसने रिवर्स से आपको विकेट लेके दी हैं आखिरी। बहरहाल अच्छा स्टार्ट किया था फखर जमान ने। एक देखें पॉजिटिविटी यही तो हमारे पास नहीं थी। हम मिस कर रहे थे कि हमारे दोनों ओपनर अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए या इमाम उल हक की बात की जाए, वो रन ऑफ बॉल से स्टार्ट कर रहे थे। जब भी वो पावर प्ले स्टार्ट करते थे, चाहे वो चेज कर रहे हो चाहे वो टारगेट दे रहे हो, तो वो रन ऑफ बॉल से शुरू कर रहे थे। वो स्टांस नहीं ले रहे थे, वो अग्रेशन में नहीं खेल रहे थे, वो चार्ज नहीं कर रहे थे। आज कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ फखर ने आके एक दो शुरू के अंदर स्टांस लिया, चार्ज किया, और देखें आपके सामने रिजल्ट है। और पिच मेरे ख्याल से जितना मैंने देखा है मैच और जितना मैं समझता हूँ, तो पिच सेकंड के अंदर फंस के बॉल आ रहा था। अगर आप देखेंगे तो मिराज ने जो तीनों विकेटें ली हैं उसके अंदर बॉल ने स्किड भी किया है, कहीं पे अनइवन बाउंस मिला है, कहीं पे टर्न हो गई, इतनी ज्यादा टर्न एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो बहरहाल ऑन दी होल एक अच्छी विन है पाकिस्तान के लिए। और एट द डे एंड पॉजिटिव इज दिस के हम लोग अपनी 4 हार के बाद फाइनली वी हैव टेस्ट द विक्ट्री नाउ। और होप सो कि दिस कंटिन्यू विद द अपकमिंग मैचेस इंशाल्लाह। केदी, व्हाट इज योर स्टैंस ऑन दिस? जो मैंने सवाल पूछा कि आज ये हुआ क्या है, आप क्योंकि एक मायूस फैन हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, और बहुत शदीद मायूसी का इजहार आप बारहा करते रहते हैं, तो कोई उम्मीद की किरण जागी आज दिल में, या अभी भी वही मायूसी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू जावेद साहब, आपने थर्ड पोस्ट का पॉडकास्ट के लिए भी मुझे इनवाइट किया। 50% मैं कासिम की बात से एग्री करूंगा, 50% नहीं करूंगा। और जहाँ तक आपने बात की कि एक उम्मीद की किरण, तो उम्मीद पे तो दुनिया का है ना। और हम अगर अपनी हिस्ट्री उठा के देखें नॉकआउट टूर्नामेंट्स की, तो उसमें हमेशा से हम नीचे जाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर उठ के आते हैं। चाहे वो 92 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, और 2009 का T20 वर्ल्ड कप, आई थिंक वो हमने शायद बड़ा डोमिनेंट तरीके से खेला था और हमने उसको विन किया था। जहाँ तक बात है पिच की और मैच की, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चीज़ था फ़खर ज़मान को लाने का। और वर्ल्ड कप के स्टार्ट से ही बहुत सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे वो यही बोल रहे थे कि श्रीलंका की पिचेस की बेस के ऊपर आप फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस को गेज ना करें। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो विकेट्स हैं वो बैटिंग फ्रेंडली हैं, इंडिया की जो पिचेस हैं वो छोटी हैं, ग्राउंड जो है वो छोटे हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं, तो वो चीज़ फ़खर ज़मान को के फेवर में जाती है। और आज उसने उस चीज़ को प्रूव भी किया। मेरे ख्याल से जो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ हमारा, वो भी बहुत आसान पिच थी, उस पर भी फ़खर ज़मान होता तो बहुत अच्छे रन करता। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आज भी फ़खर ज़मान की जगह इमाम उल हक खेलता, तो हम शायद ये मैच फंस भी जाता। क्योंकि एक्चुअली प्रेशराइज फ़खर ज़मान की हार्ड हिटिंग ने किया है और अब्दुल्ला शफीक की। मेरे ख्याल से हम लोग ऑफिस में बैठ के या कहीं पे डिस्कशन हुआ था कि अब्दुल्ला शफीक और फ़खर ज़मान एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि दोनों एंड से हिटिंग हो रही होती है। जब इमाम उल्लह दूसरे एंड पे होता है और एक तरफ अब्दुल्ला शफीक या फ़खर ज़मान होते हैं, तो होता है क्या है कि ये लोग हिटिंग कर रहे होते हैं, दूसरे एंड पे जैसे ही स्ट्राइक पे इमाम उल्लह आता है तो वो डॉट बॉल्स खेलता है। तो अल्टीमेटली प्रेशर या तो अब्दुल्ला शफीक पे आता आता है, या अगर उसके अपोजिट फ़खर ज़मान, जिस तरह एशिया कप में हमने देखा, तो फ़खर ज़मान फिर हिटिंग करने के चक्कर में आउट होता है। तो पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। और वो चीज़ हमने देखी आज के फ़खर ज़मान और अब्दुल्ला शफीक दोनों एंड से हिटिंग कर रहे थे, जिसका प्रेशर फिर बांग्लादेशी बॉलर्स के ऊपर आया और फिर वो वहाँ से वापस नहीं आ सके जो पार्टनरशिप लगी पहले विकेट की। तो इस बात से मैं एग्री करूँगा कासिम जी कि विकेट बैटिंग के लिए अच्छी थी, तभी बांग्लादेश ने पहले बैटिंग चूज़ की, पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। अब 2 मैचेस से हमें नज़र आ रहा है कि बाबर आज़म आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कर रहा है। मतलब लास्ट 2 मैचेस में हमने देखा कि वो इफ्तिखार अहमद से अटैक करवा रहा है, जो कि बाबर आज़म
की नेचर बनी है। सरफराज अहमद को हमने देखा था कि वो इमाद वसीम या मोहम्मद नवाज से करवाता था अटैक, बट बाबर आजम की कैप्टनसी में हमने आज तक नहीं देखा था। तो पिछले 2 मैचेस में हम देख रहे हैं कि वो कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है। आई होप कि बाकी मैचेस के रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में जाएं, क्योंकि आई होप कि आज के मैच के बाद कुछ मोमेंटम बना होगा, टीम में कॉन्फिडेंस आया होगा, और टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हसन अली की इंजरी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हुई है, क्योंकि मोहम्मद वसीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उस हमेशा से वो लेट स्विंग इन स्विंग बॉलिंग के हवाले से मशहूर है, और इसी वजह से वो टीम में खेलता रहा। तो आई होप कल के मैच में साउथ अफ्रीका जीतेगी, दैन पाकिस्तान की गेट ओपनिंग होगी। और आपकी टेबल पे एक बुक रखी हुई है, स्टील लाइक आर्टिस्ट लाइक एन आर्टिस्ट, मेरे ख्याल से बुक का नाम है। तो आज फ़खर जमान ने स्टील कर ली है ओपनिंग प्लेस लाइक एन आर्टिस्ट, और इमाम उल हक मेरे ख्याल से क्या अब बात बाकी मैचेस वर्ल्ड कप की शायद ना खेले। आप अब देखो राहुल द्रविड़ को कोचिंग में, पहले वो अंडर 19 की कोचिंग कर रहा था, आपको याद होगा अंडर 19 की जब कोचिंग कर रहा था तो उसमें अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया, और उसके बाद फिर वो सीनियर टीम के साथ आ गया, सीनियर टीम के साथ अच्छा परफॉर्म किया उसने। हालांकि उसकी ही कोचिंग में विराट कोहली साइड हुआ और रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया, बट सारी चीज़ें इतनी स्मूथली हुई हैं वहाँ पे, कोई कोई हमें नज़र नहीं आया कि टीम में जो है ना ग्रुपिंग हुई हो या कुछ हुआ हो। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम हमेशा देखते हैं कि हर 3-4 साल के बाद जब स्टेबिलिटी आने लगती है तो कोई ना कोई ग्रुपिंग हो जाती है। तो काशिफ भाई, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना। आप देखें, वही 5-7 चेहरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कि घूमते रहते हैं हमेशा। वही 7-8 चेहरे हैं जो कभी मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा होते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होते हैं, कभी उनमें से कोई चेयरमैन बन जाता है, कभी उनमें से कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बन जाता है, कभी चीफ मेंबर बन जाता है। वही 8 चेहरे या आधा दर्जन चेहरे हैं जो कि घूमते रहते हैं। कभी वो टीम के साथ होते हैं, कभी वो बैक स्टेज पे होते हैं, कभी वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होते हैं। तो मसला तो वहीं खड़ा हुआ है ना कि जो लोग सिलेक्शन कमेटी के अंदर आ रहे हैं, सबसे पहले सवाल ये होता है। सॉरी, शायद ये हमारे टॉपिक के अंदर डिस्कशन नहीं थी, लेकिन यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी राहुल द्रविड़ की बात की, राहुल द्रविड़ के पास एक्सपीरियंस जितना भी है, उसका अंडर 19 की कोचिंग से स्टार्ट हो रहा है। फिर अगर आप देखें ना, उनकी होती है जिस तरह हमारी कायद आजम ट्रॉफी होती है, इस तरह रणजी ट्रॉफी होती है इंडिया में। राहुल द्रविड़ ने शायद कर्नाटका को हेड किया है पिछले 2 साल से, 3 साल से, और उसने चार्ट संभालने से पहले। अब चीफ ऐसे है। सेलेक्टर जो हमारे साहब हैं, चाहे वो कोई भी होता है, एक्स वाई जी, चाहे वो कोई एक्स क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई एक्स चेयरमैन हो, या कोई एनालिस्ट हो, या बहुत मुमकिन है जो हालात चल रहे हैं, शायद अब कोई आने वाले वक्त में हम किसी चीफ सिलेक्टर, किसी सहाफी को भी देख सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो चीफ सिलेक्टर बन जाएगा। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि क्या चीफ सिलेक्टर, इन्हें मिनिमम क्राइटेरिया ये बनाना चाहिए कि चीफ सिलेक्टर 50% मैचेस कायद आजम ट्रॉफी के या लिस्ट ए ट्रॉफी के जरूर देखे, ग्राउंड में मौजूद होने के साथ। वो ग्राउंड में बैठ के कम से कम 50% मैचेस तो कायद आजम ट्रॉफी का चीफ सिलेक्टर बैठ के देखे मैच। आप मुझे बताएंगे कि चीफ सिलेक्टर इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, उसने कायद आजम के कितने मैचेस देखे हैं? जो आपकी लिस्ट ए क्रिकेट हो रही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, कायद आजम ट्रॉफी हो रही है, आपके चीफ सिलेक्टर ना मैच देखते हैं, ना आपको कभी ग्राउंड में मौजूद होते हैं। जो लड़का लिस्ट ए क्रिकेट खेल रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, उसके जहन में जब यही एक बिल्ड इमेज नहीं बना हुआ कि मेरी सिलेक्शन कमेटी मुझे देख रही है, मेरी परफॉर्मेंस को यहाँ पे ऑन ग्राउंड जज किया जा रहा है, वो वैसा परफॉर्म या उसकी वैसी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। हमेशा इंसान की फितरत है कि वो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप जब होता ही नहीं इस तरह का, तो आपके सामने उसी तरीके से सिलेक्शन आती है। वही 20-25 चेहरे हैं जिनमें स्क्वाड बना लिया जाता है, उनमें से कभी 15 आते हैं, फिर 2-3 आगे पीछे हो जाते हैं, फिर वो 2-3 अंदर आ जाते हैं, उसमें से 2-3 चले जाते हैं। तो यही सिलसिला पाकिस्तान बिल्कुल। क्रिकेट टीम का भी चल रहा है, बोर्ड का भी चल रहा अच्छा, मज़ीद बात करेंगे आगे, इससे पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों के साथ पॉइंट्स टेबल शेयर कर दूँ। और मेरा सवाल ये रहेगा कि अब अभी भी क्या कोई उम्मीद है, कोई चांस है पाकिस्तान के पास, या हम इसे एक अधूरा ख्वाब समझ के भूल जाएँ? और उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, बज़रिया कुरानदाज़ी उनके लिए बेशबहा कीमती इनामात का हम ऐलान करते हैं। और पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर, क्योंकि बहुत से लोगों के इससे वो जो है वो काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं।
हमने उनको चूल्हे कहा जल रहे था कि चूल्हे आपने जल पॉडकास्ट पूरी देखनी है, ठीक है। बहुत से लोगों के तो इससे चूल्हे जल रहे। जो फैंस हमारे हमें सुनते हैं उसमें से काफ़ी लोगों को हमने ये कहा था कि पूरी पॉडकास्ट सुनिएगा, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, एक सॉर्ट ऑफ क्विज हम ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मैं पॉइंट्स टेबल शेयर करता हूँ, फिर ज़रा उसके बाद सिचुएशन देखें आप लोग और बताएं कि यार ये क्या है, कोई उम्मीद है या नहीं, या ये एक अधूरा ख्वाब है। टेबल की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इंडिया लीड कर रहा है इस वक्त टेबल को, और नेट रन रेट भी इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साउथ अफ्रीका सेकंड नंबर पे है, लेकिन उसका नेट रन रेट इंडिया से भी ज़्यादा है। थर्ड पे हमारे पास न्यूजीलैंड है, और उसका नेट रन रेट इंडिया के बाद उसका नेट रन रेट है। फिर ऑस्ट्रेलिया फोर्थ प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, और पाकिस्तान आज का मैच जीतने के बाद फिफ्थ प्लेस पे आ गया। तो ब्रीफली आप दोनों ज़रा ये बताएं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप में ज़िंदगी बात बची है उनकी, या दम तोड़ दिया। हाँ यार देखो, जावेद अगर नेट रन रेट पे जाओगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बड़ा मुश्किल है क्वालिफाई करना, क्योंकि आज भी हमने देखा कि जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ था तो उस वक्त बाबर आजम खुद बैटिंग पर आ गया। मेरे ख्याल से कासिम मुझे मिला भी था, एक जिम कर रहा था, तो मैंने उसको बोला था यार कि चाचू को भेजना चाहिए था, डेफिनेटली भेजना चाहिए था। मैच आप ऑलमोस्ट जीत चुके थे, आपको चांस लेना चाहिए था कि रन आप जल्दी करते। और हमने देखा कि बाबर हम्म। आजम डेफिनेटली ही इज़ अ क्लास प्लेयर, बट ही टेक्स टाइम। और उस सिचुएशन में हमें ज़रूरत नहीं थी कि बाबर आजम आता और आके जो है ना वो, मेरे ख्याल से 2.5 या 3 ओवर उसने पिच पे रहा है और 8, 10 या 11 रन बना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट की नेचर अब ऐसी रही नहीं है, और तो पाकिस्तान की क्रिकेट एग्रेशन के तौर पे यानी जानी पाकिस्तान जाती थी। की बस की बात नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से नेट रन रेट पे पाकिस्तान को बहुत मुश्किल। मेरा कमेंट यहाँ पे यही है, जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि अंग्रेजी की एक कहावत है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। ठीक। तो मैं तो हमेशा से जहाँ भी मौजूद हूँ, जब भी मुझसे बात की जाती है, तो मेरी तरफ से हमेशा आपके लिए पॉजिटिविटी ही होती है। और मैं यहाँ पे उम्मीद ही रखता हूँ कि पहले दिन, देखिए मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि इन चारों के अंदर आप बात करें इंडिया की, साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, इसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका की पोजीशन जो है वो बहुत अब मुस्तहकम हो गई है सेमीफाइनल स्पॉट के। अब जो जंग है वो है या तो ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान की, जिसके अगेंस्ट में थोड़ी सी भी, मतलब या तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन के अंदर वो जंग लड़ सकता है या न्यूजीलैंड के साथ करेगा। उसके अंदर मैंने आपको हमेशा एक बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया, अगर आप उसका पास्ट उठा के देखें तो ऑस्ट्रेलिया बड़े इवेंट्स की बड़ी टीम है, चोक नहीं करती इस तरह के मौकों पर, इस तरह के मामलात में। तो इन सब के अंदर ये जो चार टॉप के ऊपर टीमें दिख रही हैं आपको, अपार्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका मेंट टू बी चोकर्स ना, वो तो कहे जाते थे हमेशा से, लेकिन साउथ अफ्रीका की इस वक्त पॉइंट टेबल के ऊपर पोजीशन बहुत अच्छी है। तो अगर इन सब के अंदर बात की जाए तो सबसे हल्की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड ही है, जो हो सकता है कि अगर जरा सा जोर पड़े तो चोक कर जाए। तो मेरी उम्मीदें सिर्फ इसी से वाबस्ता हैं। ऑल्दो नेट रन रेट के ऊपर बिल्कुल काशिफ सही कह रहा है कि अगर जहां बात नेट रन रेट पे आ गई तो वहां पे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम कम्पीट कर सकें। यहाँ पर हमें अपने मैचेस जीतने होंगे और दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड सारे मैचेस हार जाए, तभी कोई बात बन सकेगी, वरना नेट रन रेट के ऊपर बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड का जो अब कल का मैच है, अपकमिंग मैच, कल का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए। अगर कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को अच्छे मार्जिन के साथ 100-150 रन के साथ मार जाता है, तो फिर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अग्रेशन दिखा के थोड़ा सा कोप करके वो फाइनल फोर के अंदर आखिर में लैंड कर सकेगा। लेकिन डिपेंड करता है कल का रिजल्ट क्या। होप फॉर द चोक, यही कहना होप फॉर द चाहूंगा मैं चोक, यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वेरी वेल सेड। होप फॉर द चोक, और साथ साथ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो भी देना चाहूँगा कि आप दोनों ने बहुत अच्छी एक्सपर्ट ओपिनियन दी, और बहुत अच्छा आप लोगों ने एक तज्जिया पेश किया। लेकिन मेरा वो पहला सवाल एक जो वहीं पे मौजूद है कि
ये परफॉर्मेंस कुछ लेट नहीं हो गई मेरे हिसाब से। मैं ये समझता हूँ कि अगर दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स एंड दे हैव बीन ट्रेन्ड, दे हैव बीन डूइंग दिस ऑल देयर लाइफ, तो अगर ये पिछले मैच में या उससे पिछले मैच में इस परफॉर्मेंस को लेके आते, तो शायद हम आज इफ्स एंड बट्स ना कर रहे होते। आप मेरे ख्यालात के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये सिचुएशन तभी आई जब इन्होंने पिछले मैचेस में बुरा परफॉर्म किया, अंडर पार रहे। तो क्या ये डेलिबरेटली था, ये क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, या वो जो बुरी परफॉर्मेंसेस थी वो बाय चांस थी, या पाकिस्तान का बुरे दिन चल रहे थे? क्या कहना चाहेंगे? कॉन्स्पायरेसी को देखिए पाकिस्तान क्रिकेट से आप दूर तो नहीं कर सकते। ये हम हमेशा देखते हैं कि जब पाकिस्तान हारना शुरू होता है तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि ग्रुपिंग हुई हुई है। बट इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ गई हैं। अब चेयरमैन पीसीबी ने चैट लीक कर दी बाबर आजम की। मतलब आप क्या कॉमन सेंस में नहीं हो? कौन हो आप? मतलब हमेशा ये होते पॉलिटिसाइज जब भी भर्तियाँ होती हैं ना, तो वो रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, क्योंकि उनको जवाबदेह नहीं होना पड़ता किसी भी चीज़ का, तो वो अपनी ही मनमानी करना शुरू कर देता है। तो हाँ, मैं चैट मतलब लीक अब पे ही बात कर रहा था, ये आपके साथ मैंने शेयर भी कर दिया कि ये एग्जैक्टली चैट लीक हुई है, जो आप देख अब सकते देखिए हैं ना स्क्रीन पे। सलमान, अब आप कनेक्ट करें इन तमाम चीज़ों को। बाबर आजम की चैट हुई सलमान इकबाल के साथ। सलमान इकबाल ने चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जक्का अच्छा, अशरफ के साथ, और ये जक्का सलमान इकबाल नहीं है, मेरे ख्याल है ये सलमान नसीर है। बहरहाल ये जो भी सलमान है, तो मुझे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाएं। और शायकीन क्रिकेट को तो शायद पता होगा, लेकिन जो रेगुलर लोग हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो ये बात क्यों पूछ रहे थे कि भाई आप कॉल कर रहे थे ज़का अशरफ को, कॉल उठा नहीं रहे थे, जिस पे बाबर ने कहा कि नहीं मैं तो कोई कॉल नहीं कर रहा था। तो ये क्या एक्चुअली ये मामला कॉल थे? जो है ना, ये जो न्यूज़ है ये ब्रेक की थी राशिद लतीफ़ ने सबसे पहले पीटीवी पे, पीटीवी अच्छा। स्पोर्ट्स पे। उसके बाद ये चीज़ जो है ना बहुत तेज़ी से मीडिया पे आई। उसके बाद ये सुनने में आ रहा है राशिद लतीफ़ साहब ने ही इस खबर को और ब्रेक किया है, अनफोल्ड की है चीज़ें। और उन्होंने बोला है कि ये मैसेज बाय फोर्स बाबर आजम से करवाया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी चैट हो रही है कासिम से, कासिम मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं जावेद आप तो मैं बोलूँगा यार कि कासिम को बोलो ना मुझे रिप्लाई करे। हम्म। तो फिर तुमने कासिम को बोला, फिर कासिम ने मेरी चैट पर रिप्लाई किया और मैंने उस चैट का स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दिया। तो इस तरह की अच्छा। कुछ कहानी हुई है। बट अच्छी चीज़ ये है कि आज फील्ड में बाबर आजम के माइंड में ये चीज़ नज़र नहीं आई कि वो शायद ये बैक ऑफ माइंड ये चीज़ चल रही है उसके, क्योंकि आज एंजॉय कर रहा था वो क्रिकेट। अगर वो पवेलियन में भी ये बैठा हुआ बिल्कुल था तो वो उस वक्त भी आपने बताया एंजॉय। स्टोरी, सॉरी बात काट रहा हूँ, तो ये तो वो मूवी नहीं थी इंसेप्शन? तो ये तो आपने जिस तरह से स्टोरी डिफाइन की है, चैट के अंदर चैट और फिर एक चैट से दूसरी चैट, ये मुझे वो मूवी याद आ गई इंसेप्शन, जिसमें ड्रीम के अंदर ड्रीम होता है और फिर वो उसमें। तो ये थोड़ा कासिम आप भी इस पे रोशनी डालें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चैट लीक्स की बात में लेके आने तरह से बहुत अच्छा हुआ। अब आपने दो चीज़ें पूछी हैं, देखिए। सबसे पहले दो अलग अलग चीज़ें। आपने सवाल पहला पूछा था कि देर तो नहीं हो गई। तो पहले सवाल तो हम्म। ये देखें, जब तक कंपटीशन चल रहा होता है तब तक कोई देर नहीं होती। एज फार एज द कंपटीशन इज गोइंग देर इज नथिंग लेट लाइक दैट। ठीक। दूसरी चीज़ ये कि जो चैट लीक वाली बात है, देखें, बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बोर्ड को हैंडल कर लेनी चाहिए अपने हद तक। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ओछी हरकत है, बहुत ही गलत हरकत है कि आप किसी का कॉन्सेंट लिए बगैर उसकी चैट लीक करें। सबसे पहले इखलाक से गिरी हरकत है, गैर इखलाकी हरकत, जैसे आप एक तस्वुर करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अब आप देखें, आपकी टीम जो भी है, मैं नहीं कहूँगा भाई वो दोस्ती पे सेलेक्ट हुई, वो दोस्ती यारी पे सेलेक्ट हुई, उसके अंदर किसी के अपने पर्सनल रिलेशन के ऊपर बुनियाद के ऊपर प्लेयर सेलेक्ट हुए, लेकिन जो भी है, अब यही लोग हैं जो कंपटीशन के अंदर मौजूद हैं। ठीक। आपकी टीम अभी वहाँ खेल रही है,
ये पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने 2-3 मैचेस लूज करना शुरू किए और यहाँ पे मीडिया के ऊपर फौरन अफवाहें उड़ जाती हैं, पेड जर्नलिस्ट आ जाते हैं, जो सारी पॉलिटिसाइज होती हैं चीज़ें वो सब आ जाती हैं सामने और तरह तरह की कहानियां बनना शुरू हो जाती हैं। एक कहानी बनाई गई कि उसे बाबर आजम ज़का अशरफ को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहे। दूसरी कहानी बनाई गई कि इसके बाद ये चैट लीक हो रही है। बहरहाल एक के बाद एक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कहानी आती जा रही है। लेकिन बात देखें ये है, आप एक थोड़ा सा कहानी मैं इस और आ चीज़ गई को सामने की। ये कहानी और आ गई देखें, इस तरह आपकी जब आप ये बहुत ही मतलब गिरी हुई हरकत इसे कहते हैं, इसको बहुत सेंसिबल लोग ये सेंसिबल हरकतें नहीं करते। बहुत ही क्या कहूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए कि आपकी टीम जो भी है यार इस वक्त आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है। भले ही आपको कैप्टन ना पसंद हो, ठीक है, कोई मसला नहीं, आपको कोई प्लेयर ना पसंद हो, लेकिन अभी जब तक वो कंपटीशन का हिस्सा है, जब तक वो वहाँ उस मुल्क में जहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ मौजूद हैं, जब तक तो कम से कम बोर्ड देखें, बोर्ड कोई छोटी चीज़ नहीं है। बोर्ड की सपोर्ट आपकी टीम के साथ रहनी चाहिए और बोर्ड को स्टैंड आउट करना चाहिए, बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए कि यार ये हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव। क्रिकेट के अंदर आप देखें, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए शायद काशिफ और आप लोग शायद जानते भी हों, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा गया हमेशा से। बिल्कुल। क्रिकेट आप किसी भी क्रिकेट बुक को, टेक्स्ट बुक को आप खोलेंगे तो हमेशा उसके अंदर पहला जुमला ही लिखा होगा कि दिस इज द गेम ऑफ जेंटलमैन। तो जेंटलमैन का मतलब क्या था? जेंटलमैन का मतलब यही तो था कि ये शुरफा का गेम है। आप जेंटलमैन के गेम की अगर आप तारीफ बयान करना शुरू करें क्रिकेट की, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम क्यों कहा गया, तो उसके अंदर जब आप इसकी थोड़ी सी ड्रॉ डाउन करेंगे शायद मैं आपके जरिए से नाजरीन को बता सकूंगा कि क्यों कहा गया। इसकी वजह है, आप हम्म। दुनिया में जितने गेम्स होते हैं, जितने स्पोर्ट्स होते हैं, वो सारे स्पोर्ट्स जो टीम खेलती है, मैं उन स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा जो इंडिविजुअल्स खेलते हैं। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, स्क्वाश हो गया, गोल्फ हो गया, मैं इनकी या ओलंपिक्स में होने वाले गेम्स मैं इनकी बात नहीं कर रहा। वो गेम्स या वो स्पोर्ट्स जो कि टीम खेलती है, हमेशा उन सारे स्पोर्ट्स में अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट एक चीज होती है जिसे कहते हैं पेनल्टी। हम्म। पेनल्टी का मतलब ये होता है कि आप कार्ड, ग्रीन कार्ड हुआ, येलो कार्ड हुआ, रेड कार्ड हुआ, आप कार्ड दिखाते हैं और प्लेयर को उस दौरान गेम आप उसे बाहर कर देते हैं और उसे अपनी जो जहाँ पे गेम चल रहा होता है ग्राउंड या स्टेडियम, आप उसे उससे बाहर बैठने पे मजबूर कर देते हैं, जिसे आप नॉर्मल जबान में पेनल्टी कहते हैं कि भाई आपको इस पर पेनल्टी लगी, आपने फाउल किया। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम इसलिए क्या है, क्रिकेट में कोई रूल ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें गेम के अंदर ये 11 के अंदर से कोई एक बंदा भी आप उठा के अंपायर को ये हक हासिल हो कि उसे बाहर बिठा दे। इस वजह से इसे जेंटलमैन गेम कहा गया, शुरफा का गेम कहा गया, अच्छे लोग खेला करते थे। लेकिन अब आप देखें इसको कि हम क्या किस बात है। टगर के ऊपर लेके जा रहे हैं, किस नैच के ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी इससे पहले आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बात करें, यहाँ पर एक दूसरी कहानी चल रही है, वो कंपनी वाली है कि कंपनी की चीजें चली। तीसरी हाँ। कहानी एक और है इसके पीछे बैक एंड पे कि जिसे आप एक वो जैसे आप नॉर्मल जबान के अंदर सबकाज मार्केटिंग कहते हैं कि जिसके अंदर दो प्लेयर हैं आपके, एक रिजवान और एक बाबर, जिसने सबूताज मार्केटिंग की खिलाफ वर्जी की है या उसे मना किया है कि ये नहीं होना चाहिए, जिसमें आपके जो बेटिंग कंपनीज हैं उनके लोगोज आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आ रहे थे। भाई पीसीबी को अगर पैसा ही से मकसद है, सिर्फ पैसा नहीं है ना, तो फिर आप शराब की कंपनियों को भी लगा लेंगे क्या? आप शराब की कंपनीज के हम्म। लोगो लगा लेंगे क्या? आपको अगर पैसा, तो देखें आपको बेटिंग कंपनीज भी दे रही हैं, शराब की कंपनियां भी दे रही हैं, दुनिया भर के अंदर लगते हैं, तो क्या आप इसको भी हम्म। वेलकम कर लेंगे? सिर्फ दो लोग थे, एक रिजवान था, एक बाबर था, जिसने इसे खिलाफ किया है, बाबर बाकायदा था। बोर्ड बैठा है और वहां पे उसने मना किया है। तो देखें ना, ये जेंटलमैन का गेम है, इसको जेंटलमैन गेम रहने दें। अभी एक बात उठती नहीं है कि वो पॉलिटिकली फिर बढ़ जाती है, उसमें पेड जर्नलिस्ट आ जाते हैं। अभी वहां पे आपकी टीम गई हुई है, पीछे ज़का अशरफ बुला रहे हैं सरफराज अहमद को और वो सरफराज अहमद के साथ डिनर प्लान कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज आती है सामने कि सरफराज अहमद 20 सहाफियों को बुला रहे हैं और उनको अपने घर पे इशाइया दे रहे हैं या डिनर दे रहे हैं, और उसके बाद वो चीज पीसीबी के मेन पेज के ऊपर दिखाई जाती है और उसे अदर देन पाकिस्तान की टीम इस वक्त वर्ल्ड कप खेल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम, अबे भाई अभी तक तो है ना बाबर आजम, 9 मैचों में तो है ना कम से कम कैप्टन। वो अभी से पहले ही हम्म। स्टोरी डेवलप की जा रही है कि भाई आने के बाद ये कैप्टन होगा, इसका ये कैप्टन होगा इस फॉर्मेट के। आप इंग्लैंड की देखें, इंग्लैंड की हुई है, लेकिन आप अगर इंग्लैंड के आप पेजेस उठा के देखें, बामी आर्मी बड़ा मशहूर है ना,
आप उसका पेज उठा के देखें, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को बकअप करने के और कुछ नहीं करते। कोई एक जर्नलिस्ट आपका ऐसा नहीं होगा कि जिसने अंदर की खबरें लीक करना शुरू कर दी हो, या कहना शुरू कर दिया हो कि बेन स्टोक्स और बटलर का आपस में पंगा हो गया है, या इसकी उससे लगी हुई है, या पीछे जेसन रॉय को नहीं लेके गए तो उसका ये बयान आ रहा है, मोइन अली कह रहा है मुझे 3 मैच खिलाए गए। आप कोई इस तरह का नहीं देखेंगे। आखिरी में बस थोड़ा सा आप बता दें कि इमाम के मामू ने क्यों इस्तीफ़ा दिया मिड ऑफ द टूर्नामेंट, और जिस तरह से जारियाना क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने, फिर अफ़गानिस्तान भी आपको बहुत ज़बरदस्त ख़तरनाक नज़र आ रहा है, और साउथ अफ्रीका भी। तो इसके ऊपर बस ब्रीफली थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें कि ये कितने ख़तरनाक हो सकती है अफ़गानिस्तान की टीम, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वापस आया है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि शायद बाकी जो टीमें हैं वो चोक कर जाएं, और शायद छठा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का हो। वैसे तो नज़र आ रहा है इंडिया इज़ द मोस्ट फेवरेट टीम टू विन द वर्ल्ड कप। तमाम चीज़ें उनके फेवर में है। इवन अब शामी आया है, शामी ने बेंच पे था, आके ही 9 विकेटें ले ली। मतलब आप सोच सकते हो कि एक ऐसा बॉलर, उसको आपने बाहर बिठाया था, लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था कि उसकी जगह बनती। जब हार्दिक पांड्या बाहर हुआ है तो उसके बाद फिर टीम का कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है। फिर हमने देखा है कि शार्दुल ठाकुर को बिठाया तो सूर्य कुमार यादव और इसको इंडक्ट किया, और दोनों ने परफॉर्म भी कर दिया। तो इट इज़ अ ब्लेसिंग किसी भी टीम के लिए कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट उनके जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी परफॉर्म करे। और ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह भी कासिम ने बोला इस पॉडकास्ट में, कि ऑलवेज अ बिग टीम, बिग टूर्नामेंट की बिग टीम हमेशा क्रूशल मोमेंट पे परफॉर्म करके वर्ल्ड कप जीती। अभी हम लोग परसों ही कासिम बता रहा था कि रिकी पॉन्टिंग वर्ल्ड कप में 29 में से शायद 27 मैचेस जीता है, ऐसे ही कुछ उसके फिगर है जी जी, विनिंग कैप 29 वर्ल्ड कप के। मैचेस उसने किए हैं और 26 मैचेस जीता है और एक नो रिजल्ट है। सिर्फ और सिर्फ दो एक मैच नंबर था। वर्ल्ड कप के अंदर रिकी पॉन्टिंग आ रहा है। मतलब दिस इज अ ह्यूज लेकिन रिकॉर्ड। अच्छा, दूसरी बात, इंजमाम उल हक की बात की तो इंजमाम उल हक आपको दोबारा इंशाल्लाह किसी रोल में नज़र आ जाएंगे, क्योंकि यही वो मैं कह भाई रहा था। कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ करके। एक हारून रशीद तो, और एक नईम सुबहानी करके कोई, ये सुबहान करके, नईम सुबहानी, नईम सुबहानी, बिल्कुल। नईम सुबहानी, हारून रशीद और नईम सुबहानी तो कुछ भी कर लो ये दोनों साथ में होंगे, पीसीबी के सेटअप का पार्ट होंगे। और अब तीसरा इंडक्शन ये इंजमाम की है, कभी चीफ सेलेक्टर, कभी टेक्निकल कमेटी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी एनसीए का भी ये बन चुका है मेरे ख्याल से, चेयरमैन वगैरह कुछ बन चुका है। तो ही ऑलवेज फाइंड अ प्लेस, गुड प्लेस इन पीसीबी सेटअप, कि चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, तो ये अपना रास्ता बना लेता है। हम्म। अच्छा, ये इसने रिज़ाइन इस वजह से किया है क्योंकि अगेन मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। एक कंपनी जो है वो राशिद लतीफ़ ने ही शायद, या पता नहीं किसने डिस्क्लोज़ की है, यूके में वो कंपनी रजिस्टर्ड है, और वो कंपनी प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाती है, एडवर्टाइजमेंट दिलवाती है, कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल जो फ्रेंचाइज सेटअप है टीम का हमारा, उनके कॉन्ट्रैक्ट दिलवाती है। और डेफिनेटली जब अच्छा। आप एस हाँ, अब ये वही बात हो गई ना, मैं फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में पढ़ता हूँ, और मैं उस जो मेरी क्लास टीचर है उसी से मैं ट्यूशन लेने भी जाता हूँ घर पे, तो मैं तो फर्स्ट पोजीशन आएगी मेरी क्लास में। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि जो प्लेयर उनकी हम्म। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थे, उनकी कंपनी का पार्ट थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते थे, और उसी वजह से ये क्वेश्चन आ रहा है कि शायद उसी कंपनी के रजिस्टर्ड प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तानी टीम में हैं इस वर्ल्ड कप के, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस आई, तो इस वजह से भाई ने जो है वो रिजाइन कर दिया। अच्छा, उसमें मज़ेदार बात ये है या कि तो बाबर फर्स्ट आजम का भी पोजीशन नाम आ आएगी रहा या आप कमजोर हो जाएंगे, दो ही चीजें। है। हाँ, देखो वो तो परफॉर्मेंस वैसे आ जाएगी ना। अब यहाँ भी अगर हम्म। टीचर का सेटअप होता तो शायद पाकिस्तानी टीम भी नंबर 1 आ रही होती, बट यहाँ तो आपको परफॉर्म करना है सबके सामने, तो वो बिल्कुल। एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, इसमें बाबर आजम का भी नाम आ रहा है, मोहम्मद रिजवान का भी नाम आ रहा है, और इंजमाम उल हक साहब के भाई का भी नाम आ रहा है। क्या बिल्कुल क्या ऐसी करें बात है, ऐसा। खिलाड़ी, आप मुझे बताओ, आप सीरियसली, आप दोनों एक्सपर्ट हो, मुझे बताओ। 3-3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो क्या करें? अपना काम ना करें? मतलब आप देखते हो कि एमबीए किए हुए इंजीनियर वो अपना फ्रेंच फ्राइज का, चिप्स का ठेला लगा लेते हैं, वो कोई बर्गर का ठेला लगा लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, तो ये अबे कारोबार करना है, इस यार पे आपको होनी चाहिए। जावेद, ये लोग पूरी दुनिया में पूरा साल क्रिकेट खेली है इन्होंने,
जो भी 15 लड़के हैं इस हम्म, वक्त टीम में, ऐसा नहीं है कि हम्म, 3 महीने इनको सैलरी नहीं मिली तो बिल्कुल पीछे ऐसी इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, या इनके घर का बिजली का बिल नहीं पे हो रहा। एडवर्टीजमेंट बैट पे जो लोगो लगाया हुआ है ग्रे निकोलस का, बाबर आजम ने, मोहम्मद जी रिजवान जी। ने और बहुत सारे प्लेयर ने, उसी पे इनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। पेप्सी के ऐड में आ रहे हैं, मतलब अगर कोई बंदा पेप्सी के ऐड में आ रहा है या जिलेट के ऐड में आता है तो इसका मतलब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी, आप खुद अंदाजा लगा लो। तो ये तो तो यार मैं आप फजूल यही कह चीजें रहा तो था, हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस वक्त पिछले साल के अंदर हर 15 के 15 प्लेयर ने कम से कम 2 लीग्स तो खेली है ना। एक पीएसएल खेली है और एक किसी ने कोई सीपीएल खेली है, किसी ने कैरेबियन, किसी ने वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेली है, कोई बीपीएल खेलने गया था। तो लीग पे पैसा तो आ रहा है, बिल्कुल बात है कि ये 2 महीने 3 महीने वाली बात नहीं होती। जब आप, और पहली बात ये कि आप सैलरी तो ठीक है, वो आपका हिस्सा है। सैलरी बहुत ही छोटी सी बात है कि सैलरी ना मिलने पे मैं अच्छा नहीं खेलूंगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप इसकी अपने सिंपल सी एग्जांपल है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बात काट रहा हूँ कासिम। वेस्ट इंडीज ने T20 का वर्ल्ड कप जीता था, वो आपको याद होगा, किट भी अपने पैसों की करके कुछ कर करा के बिल्कुल ऐसी, चीजें करके लेकर आया था। बिल्कुल ऐसी जब मुल्क की बिल्कुल बात आती बिल्कुल। है तो आप सैलरीज का नहीं सोचते, आप उससे ऊपर सोच रहे होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मैं बात सेकंड करूंगा कि ये इससे बात नहीं। बहरहाल इंजमाम हक वाली बात के ऊपर मैं तो कोई बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि चलें। आप थोड़े दिन बाद, बिल्कुल ठीक बात है कि आप उन्हें किसी दूसरे रूप के अंदर देख लेंगे। तो उन्होंने रिजाइन सिर्फ मेरे ख्याल है चीफ सेलेक्टर की पोस्ट से किया हुआ है। थोड़े दिन बाद वो शायद टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन आपको नजर आएंगे या किसी एक्स्ट्रा दूसरी पोस्ट पे। तो बस, क्या बात की जाए, इससे बेहतर है कि ना बात की जाए। चलें, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज ये गुफ्तगू करके, और आप लोगों ने अपने बेडरूम से टाइम निकाल के जो है इस पॉडकास्ट को टाइम दिया, लाइव फ्रॉम द मैट्रेस। लाइव फ्रॉम द बेटर। आपको मुझे लाइव लग रहा है फ्रॉम द बाहर निकाल दिया। मैट्रेस। और वो तो काशिफ साहब तो मनी हाइस्ट की शूटिंग छोड़ के इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की ये जीत का सिलसिला जारी रहे, और अच्छा, हमें अच्छी सिर्फ क्रिकेट पाकिस्तान की देखने को जीत का मिले। सिलसिला ना रहे। द क्रिकेट लविंग फैंस। न्यूजीलैंड की हार का पाकिस्तान की जी, जीत और साथ साथ न्यूजीलैंड ये की हार का सिलसिला। पाकिस्तान की जीत और हाँ न्यूजीलैंड की हाँ। हार या ऑस्ट्रेलिया की हार। अब आप ये दुआ करेंगे पाकिस्तान सारे मैचेस जीत जाए और न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में से कोई भी टीम सारे मैचेस हार जाए। सिर्फ यही दो सूरतें हैं जिसके अंदर पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। नन अदर देन दिस। ऐसे है। चोक कर जाएं, होप फॉर द चोक। दोनों के भी बर्रे आजम। ढेरों फैंस हैं, मुख्तलिफ बर्रे आज़मों पे फैले हुए। तो आप इस प्रोग्राम की तवज्जुह से अगर उनसे ये गुजारिश कर दें कि वो भी इस पॉडकास्ट को सुने, देखें, लाइक करें और कमेंट करें, तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी। यार सबसे पहले तो मैं अपनी पॉडकास्ट के जरिए से, मेरा एक जो सुनने वाले हैं उसमें मेरा एक दोस्त है, मेरे 770 रुपये नहीं दिए हुए हैं उसने पिछले 3 महीने से। तो मैं कहना चाहूंगा कि मनहूस आदमी जहाँ भी हो यार, मेरे 770 रुपये यार मुझे वापस कर दो सबसे पहले। और ये अच्छा। ये ह्यूमर था बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी तरह देखते रहें, प्यार देते रहें, हमें सुनते रहें। बाकी जावेद साहब के साथ हम हाजिर हैं और इसी बिल्कुल। तरीके से ये बातें चलती रहेंगी। दुआ करेंगे पाकिस्तान की जीत का सिलसिला और न्यूजीलैंड की हार का सिलसिला जारी रहे। तो हम भी आपके साथ मजीद पॉडकास्ट के अंदर यकीनन नजर आएंगे इंशाल्लाह। 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 तो वर्ल्ड कप की पॉडकास्ट जारी रहेगी जब तक वर्ल्ड कप है। उसके बाद फिर चैनल तो यही मौजूद है, कोई और बातें करेंगे, कोई और मौजू होगा। तब तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।